लोगों ने महामहिम के नाम से पत्र भेजा था तो हम लोग भेज दिए थे, लेकिन जब वो उसी दिन ये बता दिए थे कि 8 तारीख को लौटेंगे, उसके बाद आप सब लोगों से हम प्रत्यक्ष मिल पाएंगे। जब ये पता चला कि कल वो आए तो आज हम लोगों ने समय लिया था और फिर 5 बजे समय हम लोगों को दिया है। और पहले तो महामहिम से हम लोगों ने 2024 नए साल की हम सब लोग उनको बधाई दिए, शुभकामना दिए। और फिर से हम लोगों ने जो 3 तारीख को जो पत्र हम लोग भेजे थे महामहिम को, उसका हम सब लोगों ने उनको स्मरण कराए और उनसे हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि आज वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जानबूझ करके संवैधानिक संकट को खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आप सब ने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने एक विधायक गांडे से सरफराज अहमद जी को रिजाइन कराया। बड़ा अफरा तफरी थी कि उन्होंने विधायकों को भी बैठक में बुलाए, लेकिन हम सब ने कह दिया था कि भाई चूंकि अब 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है और ऐसे स्थिति में चुनाव हो नहीं सकता है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी कल के जो वर्डिक्ट आ गया है, अब ये चुनाव संभव नहीं है। और हम कहेंगे कि 1 साल तो छोड़ दीजिए, झारखंड में तो 1 साल से भी कम समय, और कम समय यहाँ तक कि क्योंकि दिसंबर में चुनाव होना है तो सितंबर अक्टूबर में ही आदर्श आचार संहिता लग जाते हैं, यानी चुनाव की जो प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो जाता है। अगर उस हिसाब से जोड़ेंगे तो मुश्किल से 7-8 महीना का समय बचा हुआ है। तो ऐसी हालत में कोई चुनाव कराना बिल्कुल गैर संवैधानिक है। हम सब लोगों ने उनसे निवेदन किया है, आपको जो आवेदन हम लोगों ने भेजा है उसे आप इलेक्शन कमीशन को भेज दीजिए। और हम सब लोगों की उन्होंने पूरी बातों को सुना है और मैं समझता हूं कि जो विधि सम्मत होगी वही कार्रवाई करेंगे। यह सब हम लोगों को पूरा सर, लेकिन संवैधानिक संकट है क्या? अगर एक विधायक का चुनाव ऐसी स्थिति में राज्य सरकार वो लोग कह रहे हैं कि बरकरार रहेगी, कोई संकट नहीं है हम पर। अरे वो तो आज ने कह रहा है, नहीं तो रिजाइन क्यों कराया? रिजाइन तो 2 ही स्थिति में होता है, या तो सरफराज अहमद जी के साथ पार्टी की कोई झगड़ा हो तभी तो कोई दल छोड़ते हैं, और दल छोड़ते हैं तो फिर पद से वो रिजाइन करते हैं। तो उनके कोई झगड़ा भी नहीं है। दूसरे दिन आप सब ने देखा कि जब 3 तारीख उनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में सशरीर उपस्थित थे, जो मैंने आप ही सब लोगों का न्यूज़ को पढ़ा। तो व्यक्ति स्वस्थ है, बैठक में भी आते हैं। या फिर दूसरा स्थिति होता है या देश छोड़ करके कहीं बाहर जाने वाला हो, बीमार हो गए हों कि आप बिल्कुल काम करने की वो स्थिति में नहीं है, तो वैसा भी नहीं है। उसके बाद अगर सरफराज अहमद से उन्होंने रिजाइन कराया, इसका मतलब तो यही लगाते हैं हर कोई। आप सब लोग भी यही समझते हैं, कोई भी यही समझता है। शायद कोई नैनो विधायक हो, और जैसे लालू यादव ने बेओर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था सीएम, तो शायद हेमंत सोरेन भी कहीं ऐसा ही ना सोच रहा हो और गलती से कुछ इस प्रकार की कदम उठा तो फिर वो बड़ा संवैधानिक संकट होगी। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही सचेत किया, इसलिए आप देख रहे होंगे वो लोग भी कितना बाद में समझ में उन लोगों को आया। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन से भी जाकर के वो लोगों ने स्टेट में मेमोरेंडम जाकर के दिया, और वो लोगों ने किस प्रकार के तर्क दिया। जिस समय विधानसभा आहूत हुआ था उस दिन को मानता है। भाई हर कोई जानता है विधानसभा जो गठित होता है इलेक्शन कमीशन करते हैं, और इलेक्शन कमीशन जब चुनाव समाप्त हो जाता है और इलेक्शन कमीशन करता है तो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और चुनाव का परिणाम आते ही वो इलेक्शन कमीशन को लोग भेज देते हैं। और इलेक्शन कमीशन जब विधानसभा को कंस्टिट्यूट करते हैं तो विधानसभा सचिवालय को भेज देते हैं, यानी उसी दिन वो कंस्टिट्यूट हो जाता है। गवर्नमेंट अब जब बनावे, विधानसभा लोकसभा जब बुलाना है आप बुलाइए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की कोई जरूरत नहीं है।
तो आप सरकार कब बनाए, आपने विधानसभा से कब आहूत किया, ये विषय नहीं है। विषय तो ये होता है कि विधानसभा कब कंस्टिट्यूट हुआ। इसलिए अगर आप सब लोग इलेक्शन कमीशन से पूछिए वो कब चुनाव कराएगी, उनके हिसाब से थोड़ा है कि वो आपकी सरकार नहीं बनी, आपकी सरकार बनने में देर हुआ, आपने विधानसभा को बुलाने में देर किया, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो गया जिस दिन इलेक्शन का यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट के बाद इलेक्शन कमीशन को नाम की सूची भेज दी और वहां से गठित करके उन्होंने विधानसभा को भेज देते हैं कि इस दल के कौन कौन प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, कौन निर्दलीय है, सब कुछ वो भेज देते हैं। फिर उस आधार पर विधानसभा अध्यक्ष अपना अग्रतर कार्रवाई करते हैं। लेकिन विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो जाता है। तो लोगों को भ्रमित करने की, दबाव में लाने की कई कोशिशें चल रही है। और कल तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया वो तो एकदम क्लियर कर दिया। और यहाँ तो हमने कहा कि 1 साल तो से भी बहुत ही कम है, यानी चुनाव की प्रक्रिया तो अक्टूबर से सितंबर, अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाएगी, तभी तो दिसंबर में सरकार बन पाएगी। तो ये सब बिल्कुल स्पष्ट है। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है उस बारे में भी बातचीत हुई क्या? नहीं, वो तो हम लोग उस बारे में, वो तो गवर्नर से आप लोग बात कर लेंगे, उस बारे में हम लोगों ने नहीं बात किया। हम लोग जिस बारे में ये थे वो आपको बता दिए। ठीक है, थैंक यू सर। एक साथ हो सर, है ना। अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आज एक बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचा था और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि कांडा विधानसभा उपचुनाव होना जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि मुश्किल से 7 से 8 महीने बचे हुए हैं और ऐसे में उपचुनाव संभव नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने उनके सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर भी अपना बयान दिया कि या तो इस्तीफा 2 स्थिति में दी जा सकती है, पहला जब उनका पार्टी से मतभेद हो और दूसरा जब वे बीमार हो। ये दोनों ही स्थितियां सामने नहीं देखने को मिल रही है। तो इसका मकसद है कि नेतृत्व परिवर्तन की जो कोशिश है वो जेएमएम की ओर से की गई, गठबंधन की सरकार की ओर से कोशिश की गई और शायद यही वजह है कि वहां की सीट को खाली कराया गया। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 3 तारीख को जो उन्होंने पत्र राज्यपाल को सौंपा था उसका स्मरण उन्होंने कराया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी आग्रह किया है कि इस पत्र को वो इलेक्शन कमीशन में भेजें और इलेक्शन कमीशन के जवाब को सार्वजनिक करें और बताएं कि वहां से क्या कुछ जवाब आया। आपको याद होगा कि 3 जनवरी को भी बीजेपी ने एक पत्र जो है राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा था और उसके बाद राज्यपाल चेन्नई के लिए रवाना हो गए थे और पिछले दिनों राज्यपाल चेन्नई से वापस लौटे हैं और आज वापस से बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल जो है राजभवन मिलने पहुंचा। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए 3 जनवरी की वो तारीख थी जब बीजेपी ने एक पत्र जो है वो प्रतिनिधिमंडल उनका राज्यपाल तक पहुंचा था और एक पत्र वहां पर सौंपा गया था। आज वापस से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो राजभवन पहुंचता है और उन्हें स्मरण कराता है उन पत्रों को। और साफ तौर पर अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कांडे विधानसभा उपचुनाव संभव नहीं है, मुश्किल से 7 से 8 महीने बचे हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने आज फिर से एक बार दोहराया है कि गांडे का विधानसभा का उपचुनाव नहीं हो सकता है और उसके पीछे गवर्नर को भी इसकी जानकारी दी है और साथ साथ कुछ कानूनी बारीकियों को भी समझाने की कोशिश की है। तो साफ तौर पे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आज के दिन बीजेपी किसी भी स्थिति में चाहती है कि चुनाव अब एक साथ हो और हो सकता है कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से आगे की रणनीति दिखाई पड़ रही है उसमें चुनाव आयोग को भी जाकर बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल राजभवन आकर राज्यपाल से गुहार लगाई है और साथ साथ तमाम बिंदुओं पे भी चर्चा करने की बात आ रही है कि अंदर जाकर उन्होंने कई मुद्दों पे बातचीत की है, खास करके जिस तरीके से गांडे विधानसभा की चर्चा की गई है और उसके साथ साथ राज्य में जो राजनीतिक हालात है सरकार की तरफ से उस पर भी बातचीत की गई है। तो कहीं ना कहीं आज का इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है और अब जाकर आगे किस तरीके से सत्ताधारी दल का रुख होगा ये भी अब आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल राकेश, और देखिए बाबूलाल मरांडी जब अभी बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो जानबूझकर राज्य को संवैधानिक संकट में डाल रहे हैं और बिहार के तर्ज पर यहाँ पर भी जो है वो रणनीति तय की जा रही है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने अपनी सत्ता अपनी पत्नी को सौंपी और वही उसी तर्ज पर यहाँ भी जो है राज्य सरकार आगे बढ़ रही है।
देखिए, एक बड़ा सवाल तब खड़ा हो रहा था जब गांडेय का विधानसभा का सीट खाली किया गया था और उसके बाद से राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि आखिर उस सीट पर कौन अगला चुनाव सत्ताधारी दल की तरफ से लड़ेगा। उसमें कई नाम भी आ रहे थे। उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का, और उसका ही जिक्र बाबूलाल मरांडी ने आज फिर किया है। और कहीं न कहीं आज की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी भी उम्मीद जताई जा रही है, खास करके सत्ताधारी दल की तरफ से, कि अगर चुनाव की परिस्थितियां बनती है आने वाले समय में तो वहां पे कौन चुनाव लड़ सकता है। तो इसको लेकर बाबूलाल ने आगाह किया है गवर्नर को, और हो सकता है इस मामले को लेकर आगे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल राकेश, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बताएं कि आज बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है और साथ ही साथ उन्होंने वापस एक पत्र सौंपा है और इस पूरे मामले को दिल्ली इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगने को कहा गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।